जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही होगी, आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी, आज भी बात इजराइल की ही होगी। लेकिन आज की जो चर्चा है उसे सुनकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। मैं जो आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं आज, उसे आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जी हाँ, इजराइल अब अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में चलने को तैयार नहीं है। आपको ये लगेगा कि भला ये कैसे हो सकता है? पूरी की पूरी लड़ाई तो इजराइल की ही है। अमेरिका में बार बार ये कहा जा रहा है कि इजराइल के इस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ऊपर थोप दिया है। जोसेफ केंट ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पे यही लिखा था कि ईरान के तरफ से कोई भी सीधा थ्रेट अमेरिका को नहीं था। ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में थी। एक वर्ष पहले भी, यानी 2025 के जून में भी 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था जो डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए थे और इस युद्ध में कूद पड़े थे? अमेरिका सीधी लड़ाई में आ गया था। फिर अब क्या हो गया है कि इजराइल इस युद्ध से पीछे हट रहा है? यही तो जानकारी है, यही तो आपको बताने में आया हूं। जो इजरायली मीडिया में खबरें छप रही है, खास करके चैनल 12 वहां ये जानकारी दे रहा है, ये बता रहा है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस अमेरिका ईरान में करने वाला है उससे इजराइल पीछे हटने का मन बना रहा है। इजराइल की सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बात पर सहमति नहीं जता रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस जो अमेरिका करने वाला है उसमें इजराइल के सैनिक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर ईरान के सैनिकों से लड़ाई करें। यह थोड़ा सा अद्भुत है, अचरज आपको हो रहा होगा। पूरी की पूरी इजराइल की हुई लड़ाई में जब ग्राउंड ऑपरेशंस का वक्त आ गया है तो इजराइल अब पीछे हटने की बात कर रहा है। जी हाँ, आपको भौगोलिक अगर परिस्थिति की बात करें ईरान की, तो आपको यह भी पता होगा कि वहां स्थिति ऐसी है, अगर अमेरिका के ट्रूप्स, अमेरिका के सैनिक, चाहे वो पैरा ट्रूपर्स हो, कमांडोज हो, अगर वहां ऑपरेशंस के लिए आते हैं तो उन्हें एक हॉस्टाइल कंडीशन में युद्ध लड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो इलाका है वो ईरान के एक बहुत मजबूत सेना के हाथ में है। वहां पर पहाड़ों के नीचे सुरंग है जहां पर मिसाइल्स बनाई जाती है, ड्रोन्स बनाए जाते हैं, बारूद का पूरा जखीरा है। और जब गुरिल्ला युद्ध किया जाएगा ईरान के तरफ से, जब ईरान के सैनिक गुरिल्ला युद्ध करेंगे, तो जो हताहत होने वालों की जो संख्या होगी वो अमेरिका और इजराइल के सैनिकों की अधिक होगी। यही एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर इजराइल ठिठक रहा है और कह रहा है कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन, आप बूट ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो हम आपके साथ अभी नहीं चलेंगे। अभी तक सहमति नहीं बनी है। बात अभी तक के युद्ध की कर ले, आज 31वां दिन है और जिस तरह से हमले अमेरिका और इजराइल ईरान पर कर रहा है और उससे बड़ा भयानक पलटवार ईरान कर रहा है, लग यही रहा है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। 4 हफ्ते 6 हफ्ते की बात लेकर युद्ध शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ चुके हैं वो बुरी तरह इस युद्ध में फंस गए हैं। गले की हड्डी बन गया है ईरान युद्ध। जिस दिन डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल में गिर गया था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप को यह लग गया था, उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू को भी यह लग गया था कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। इजराइल को हमेशा से यह गुमान रहा है कि उसके ऊपर एयरबॉर्न अटैक्स नहीं हो सकते हैं। आयरन डोम है, ऐसी 3 उसके पास 3 टियर एयर डिफेंस सिस्टम है। पूरी दुनिया को भी यही लगता था कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल इजराइल की धरती पर दागा जाएगा, मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, वो इजराइल की धरती पर नहीं गिरेगा, उसे इजराइल हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 काला दिन था इजराइल के इतिहास में। हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया था, हजारों की संख्या में मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे थे और उसी दिन यह पता चल गया था आयरन डोम भी इजराइल को नहीं बचा सकता है। एक साथ जब हजारों रॉकेट्स और ड्रोन से हमले हमास के लड़ाकों ने और हिजबुल्लाह ने कर दिया था तो आयरन डोम बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो रहा था। उस मिसाइल को गिराएं, उस ड्रोन को गिराएं, किसको गिराएं, और हो यह रहा था कि हजारों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टाइल्स इजराइल की धरती पर गिरे थे। और पहली बार आपको भी लगा होगा कि इजराइल पर एयरबॉर्न अटैक्स हो सकते हैं। अब जब इतना शक्तिशाली राष्ट्र इजराइल है और उस पर
एयरबॉर्न अटैक्स नहीं कर सकते हैं, और उसका जो इतिहास है वो भी आपके सामने है। किसी भी राष्ट्र से, किसी भी देश से या किसी भी मिलिशिया गुट के साथ अगर इजराइल दुश्मनी करता है तो जड़ से उसे उखाड़ फेंकता है। गाजा पट्टी का पूरा इतिहास आपके पास है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने किया था गाजा पट्टी में, 90% से ज्यादा गाजा पट्टी बर्बाद हो चुकी है। सुरंगों का जो जाल वहां पर बिछा रखा था हमास के लड़ाकों ने, उसे बर्बाद कर दिया, पानी भर दिया, बारूद से उड़ा दिया। जो हेडक्वार्टर्स हमास ने बना रखे थे वहां पर, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह के साथ भी ऐसे ही इजराइल करता रहा। लगातार हमले अभी भी हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ को एक के बाद एक मार दिया। हमास के चीफ को ईरान में ही मार दिया था, इस्माइल हानिया को। वैसे ही हिजबुल्लाह के एक चीफ को मारने के बाद दूसरा चीफ बना, वो भी मार दिया गया। लगातार ऐसे हमले करते रहते हैं। और एक तरफ लेबनान में हमला इजराइल कर रहा है, हिजबुल्लाह पे हमला इजराइल कर रहा है, वैसे ही शक्तिशाली पलटवार हिजबुल्लाह कर रहा है लेबनान से। यहां पर तो जानकारी अब यह भी आ गई है कि अब अभी तक ईरान ने जो रिजर्व में हुथीस को रखा था वो भी एक्टिव हो गए हैं। हुथीस के तरफ से भी अब बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाए जाने लगे हैं, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लाल सागर का तो आपने नाम सुना ही है, और जब लाल सागर दो शब्द आप सुनते हैं तो आपकी जेहन में जो सबसे पहले जो इमेज आती है वो अमेरिकी जहाजों पर लाल सागर में हुथीस के द्वारा दागे गए मिसाइल्स और रॉकेट्स। बहुत परेशान कर रखा है अमेरिका को हुथीस ने कई वर्षों से। जब भी कोई टैंकर, ऑयल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, या रोजमर्रा की चीजों को ले जाने वाले वहां अगर कंटेनर्स जहाजों से जाते थे अमेरिका के, इजराइल के, हुथीस लाल सागर में हमला करते थे, बर्बादी लेकर आते थे। और हुथीस और अमेरिका के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं। ईरान के तरफ से लड़ने वाले प्रॉक्सीज में हमास, हिजबुल्लाह और हुथीस प्रमुख थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जब 25-26 दिनों तक हुथीस ने कुछ नहीं किया, तो इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकारों को यह लग रहा था कि भला हुथीस हैं कहां, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब उनके तरफ से भी मिसाइल्स चलाई जा रही है। मतलब साफ है, ईरान ने बड़ी पुख्ता स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी। पहले उसे लगा था कि हिजबुल्लाह और ईरान की जो सेनाएं हैं वही इजराइल और अमेरिका से भिड़ जाएंगी, पलटवार वही करेंगी, और उसके बाद जब ये थक जाएंगे तो हुथीस को लाल सागर में एक्टिव कर देंगे। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जब रणनीति बनाया था अयतुल्लाह खमनई ने, तो उन्हें यह पता था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर वो ब्लॉक कर देंगे, बारूदी सुरंगों का जाल अगर वहां बिछा देंगे, तो दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर पूरी दुनिया से दबाव आएगा। एक तरफ जब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा ईरान, उसके बाद जो वैकल्पिक रास्ता है बाब अल मंदेब का, जहां पर लाल सागर से वो गुजरते हैं टैंकर्स, अगर उसे भी बंद कर देगा, उसे भी डिस्टर्ब कर देगा, तो दुनिया का 30% से ज्यादा कच्चा तेल और 40% से ज्यादा गैस का जो भंडार है, जो सप्लाई चेन है, बाधित हो जाएगी। रोजमर्रा की चीजों को लेकर जाने वाले कंटेनर्स रुक जाएंगे। यही हो रहा है अब। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों का जाल बिछाकर ईरान ने मुसीबत खड़ी कर दी अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, और अब हुथीस एक्टिव हो गए हैं लाल सागर में। अब अगर वो मिसाइल्स दागते हैं तो एक वैकल्पिक रूट जो बच रहा था जहाजों के गुजरने का, वो भी बंद होने का खतरा आ गया है। और जो पहले से पूरी दुनिया से दबाव पड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो अब 4 गुना बढ़ जाएगा। आपको यह पता है गैस की किल्लत आपके घर में भी हो रही है। आपके घर में, आपके पड़ोस में रेडी वालों को, होटल वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को गैस के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से था, अगर बाब अल मंदेब को भी ईरान बंद करवा देता है हुथीस के मदद से, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। त्राहिमाम होगा पूरी दुनिया में। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जानकारी तो अभी निकल कर यह भी आई थी कि पाकिस्तान में 2 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो जानकारी आ रही थी कि सैटरडे और संडेज को वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेगी,
और सिर्फ यही की बात नहीं है, पाकिस्तान की ही नहीं है, थाईलैंड, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे देश हैं। बड़े देशों की अगर बात कर लें, अमेरिका की ही बात कर लेते हैं। सीधी लड़ाई अमेरिका की है ईरान से, इजराइल के साथ मिलकर। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, 1 महीना से ज्यादा हो गया है, ऑयल और गैस की कीमतें जहां बढ़ रही है, आज अगर कच्चा तेल के प्राइस की बात कर लें तो $116 आज हो चुका है। इन सब का असर वहां पर महंगाई पर पड़ रहा है अमेरिका में। अमेरिका की जनता पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप से काफी नाराज है। अभी 2 दिन पहले ही वहां नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था। नो किंग्स प्रोटेस्ट का यह तीसरा था, पहले जून में, फिर अक्टूबर में, और अभी 2 दिन पहले नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ। नो किंग्स प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि अमेरिका की जनता अमेरिका की सड़कों पर, गली में, नुक्कड़ में, छोटे छोटे गांव में, 3100 शहरों में अमेरिका की जनता उतरी और 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आए और ये कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आप राष्ट्रपति हैं, आप राजा नहीं हैं, आप राष्ट्रपति की तरह बिहेव करें। ऐसे ही अक्टूबर में हुआ था, जब 70 लाख से ज्यादा लोग 2700 शहरों में अमेरिका में सड़कों पर उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जून में 50 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे और यही याद दिला रहे थे, आप चुने हुए राष्ट्रपति हैं, राजा नहीं हैं। इसके पहले जब अक्टूबर में ये नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड वीडियोस डाला था। उन 2 वीडियोस में उन्होंने ये दिखाया था कि वो राजा की तरह क्राउन पहनकर हवाई जहाज से नीचे जो जनता उनका विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसके ऊपर कीचड़ डाल रहे थे। मतलब साफ था, वो बता रहे थे कि हाँ, वो राजा हैं, वो जो फैसले लेंगे राजा की तरह ही लेंगे। लेकिन खैर, विरोध के जो स्वर हैं वो अमेरिका में पहले भी बहुत मुखर हो रहे थे और अब तो सड़कों पर 90 लाख से ज्यादा लोग आ गए और कह रहे हैं कि आप अमेरिका के लिए गलत फैसले ले रहे हैं। आपको भी ये याद होगा कि जब चुनाव लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जो नारा दिया था वो ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का जो नारा था वहां पर जनता के दिल को छू रहा था। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है वो इजराइल फर्स्ट हो गया है। जोसेफ केंट ने साफ अपने इस्तीफे में कहा था कि सीधी अगर कोई सीधा थ्रेट अगर ईरान से अमेरिका को नहीं था तो भला इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप को जाने की जरूरत क्या थी। साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि यह युद्ध इजराइल का था और इजराइल के उकसावे पर, इजराइल की जो लॉबी अमेरिका में एक्टिव है उसके बहकावे में, इजराइल के फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा और एक मुसीबतों से भरा हुआ युद्ध अमेरिका की जनता पर थोप दिया है। और आज की अगर बात करें तो लगातार अब अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है। जितने सैन्य अड्डे अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है, खाड़ी के देशों में है, उनमें नॉर्मली 30,000 से 40,000 सैनिकों की तैनाती होती है। लेकिन अभी हाल के कई दिनों में बहुत सारे मरीन कमांडोज को, बहुत सारे पैराट्रूपर्स को, 2,500 पैराट्रूपर्स को, 2,500 वहां मरीन कमांडोज को भेजा गया है। बहुत सारे रास्ते में है और टोटल जो तैनाती अब वहां पर होने वाली है या हो चुकी है वो 50,000 अमेरिकी सैनिकों की है। मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हवा की जो लड़ाई है मिसाइल्स और रॉकेट से, ड्रोन से, उससे ईरान हारने वाला नहीं है, घुटनों पर नहीं आएगा। ये साफ हो चुका है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स का जखीरा है बहुत बड़ा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी इतनी मिसाइलें हैं कि वो 1 वर्ष तक लड़ाई कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? अमेरिका और इजराइल के पास है। जो मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान चलाता है उससे बचने के लिए जो इंटरसेप्टर्स इजराइल और अमेरिका को चलाना पड़ता है उसकी संख्या लगातार वहां पर घट रही है, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के सैन्य अड्डों में और इजराइल में। इसका जीता जागता नमूना, बेस्ट एग्जांपल डिमोना पर हमला था। डिमोना में 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमले कर चुका है। आपको पता ही है, डिमोना एक ऐसा शहर है जहां पर परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल का सबसे बड़ा। वहीं पर यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, वहीं पर परमाणु बम बनाए जाते हैं। और डिमोना में न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है ईरान का। निश्चित रूप से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो 20 किलोमीटर दूर का ही दिया गया होगा। ईरान भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहता था, वो बस मैसेज दे रहा था इजराइल को, अमेरिका को,
कि अगर मैं 20 किलोमीटर दूर मिसाइल मार सकता हूं तो मैं आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी मार सकता हूं। और उसके बाद से सुर बदल गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, बेंजामिन नेतन्याहू के। उन्हें यह लगने लगा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं हो रहा जैसा उन्होंने सोचा था। और इसीलिए अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रही है। अमेरिका की जनता सड़कों पर आ रही है और कह रही है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को आप खत्म कर दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं, हर दिन आते हैं और कह देते हैं युद्ध जीतने के लिए बचा ही नहीं है, हम तो बातचीत कर रहे हैं। ईरान के स्पीकर कहते हैं आप नाम बताइए किससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप आकर यही कहते हैं हमारी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, हम इस युद्ध को खत्म करने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। 31 दिन तो हो गए हैं, पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के एक गलत फैसले से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने लगा है, महंगाई बढ़ने लगा है, कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल हो गई है। आने वाला वक्त मुसीबतों से भरा होगा, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं, ईरान के लिए नहीं, लेबनान के लिए नहीं, आपके लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।